को लास्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो वो भी याद रखना, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस की शुरुआत करें तो हम लोग जीवन जीने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं। मीन्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइफ, तो हमारी लाइफ के फुलफिलमेंट के लिए बहुत सारी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। फिर चाहे वो मूवमेंट हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, सेंसिटिविटी हो, ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन हो, एक्सप्रेशन और न्यूट्रिशन, इन सभी के बारे में तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा हिंट देता चलूंगा। ये 7 लाइफ प्रोसेस है हमारी, ठीक है। तो 7 लाइफ प्रोसेस में अगर हम लोग सबसे पहले मूवमेंट की बात करें, रीडिंग तो एक अपनी प्रक्रिया है, तुम लोग हमेशा ही जानते हो, आई नेवर जस्ट गो बाय रीडिंग, हम अपना ही समझना समझाना शुरू करते हैं। मूवमेंट से एक शब्द जुड़ा हुआ है जिसका मतलब होता है लोकोमोशन, जिसका मतलब होता है लोकोमोशन, और मैं लोकेशन लिख रहा था, जिसका मतलब होता है लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब वो शॉर्ट फॉर्म है, MRSDEN शॉर्ट फॉर्म है। लोकोमोशन का मतलब होता है विचरण करना। क्या करना? विचरण करना। अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, ये मूवमेंट, लोकोमोशन, ये किसकी हैबिट है, किसका स्वभाव है? दीपू पक्का करता हूँ, ये देखो बेटा, हिंदी में यहाँ पर भी तो देखो है, लूज मोशन ही लोकोमोशन, नीरज। ये देखो हिंदी में जो पॉइंट ऊपर इंग्लिश में है वो पॉइंट हिंदी में, मैं पूरा हिंदी में लेगा, तुमको कोई टेंशन नहीं। अब मेरे को एक बात बताओ, मूवमेंट, लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? विचरण, ठीक है। तो विचरण किसका स्वभाव होता है? विचरण विचरण जंतुओं का स्वभाव होता है। जंतु मतलब एनिमल का। हम एनिमल्स ही तो मूव करते हैं, मूव करते कि नहीं करते? तो मेरा एक सवाल है, हम एनिमल्स मूव क्यों करते हैं? वाई डू वी मूव? उमेश, ह्यूमन भी एनिमल में ही आते हैं। आपको ये ना कहना कि हम लोग सर इसलिए मूव करते हैं क्योंकि हम लोगों को घूमना फिरना पसंद होता है। हम एनिमल्स क्यों मूव करते हैं? रीजन क्या होता है मूवमेंट का? सबसे पहला रीजन होता है फूड, क्योंकि हमारी शुरुआत हंटर और गैदरर के तौर पे हुई थी ना। दूसरा, प्रोटेक्शन के लिए। इसके लिए हमारे पास विचरण करने के अंग हैं, यानी कि लोकोमोटिव ऑर्गन। हमारे पास क्या है? लोकोमोटिव ऑर्गन। हमारी लोकोमोटिव ऑर्गन क्या है? हमारे लेग्स है कि नहीं? हमारे पास एक लोकोमोटिव ऑर्गन, हमारे लेग्स। तो इन्हीं लेग्स की बदौलत हम लोग मूव कर पाते हैं, और ये मूवमेंट की प्रक्रिया हमको फूड, प्रोटेक्शन सब प्रोवाइड करती है। इसके बाद अगर हम लोग सेकेंड प्रोसेस पर आए, तो वो होती है न्यूट्रिशन। अब जैसा कि मैंने फूड के बारे में बोला, तो फूड से ही जुड़ा हुआ हमारा न्यूट्रिशन साइकिल होता है। न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हर जीव अपना भोजन पाता है, गेट्स इट्स फूड। हर जीव अपना क्या पाता है? भोजन पाता है, और उसी भोजन से वो एनर्जी पाता है जिसको यूटिलाइज करता है, ठीक है। तो अब मेरे कुछ सवाल हैं। जो भी फूड हम लोग खाते हैं, वट एवर फूड वी ईट, उसका पाचन करते हैं, डाइजेशन करते हैं। ये सुनो, उसका पाचन करते हैं, डाइजेशन करते हैं। पाचन करने के बाद, डाइजेशन करने के बाद, ये हमारी बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है? ये हमारी बॉडी में संचित किया जाता है, स्टोर किया जाता है किस फॉर्म में? आंसर मिलेगा? नीरज, उमेश, दीपू, शिवा, शिवबा, किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है? अंकित, एवरीवन फास्ट।
किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है? रुद्र, सूरज, नितिन, अंकित, योगेश। फिर मेरा अगला सवाल है, इस ग्लूकोज का श्वसन किया जाता है, रेस्पिरेशन किया जाता है, इस ग्लूकोज से एनर्जी निकाली जाती है, ऊर्जा। इस ग्लूकोज से एनर्जी निकाली जाती है, ऊर्जा निकाली जाती है। तो इस ग्लूकोज से जो एनर्जी, जो ऊर्जा निकाली जाती है, उसकी करेंसी क्या है? उस ऊर्जा, उस एनर्जी को नापते किस में है? पहला सवाल पढ़ा चुका हूं इसलिए पूछ रहा हूं। सवाल नंबर 2, कितनी ऊर्जा, एक ग्लूकोज को तोड़ने से कितनी ऊर्जा या कितने वैसे करेंसी यूनिट चलते हैं? दूसरा, ये तीसरा सवाल, ये जो एनर्जी का उत्पादन होता है, ये कोशिका में कितनी जगह पर होता है? बहुत सही नीरज, एटीपी। तो पहला आंसर आ गया एटीपी, पहला आंसर मिल गया एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दूसरा आंसर उमेश ने दे दिया 38, 38 एटीपी बनती है। तीसरा आंसर मेरे को चाहिए, एनर्जी कितनी जगह पर, कोशिका में कितनी जगह पर और कितनी एटीपी? 2 जगह पर उमेश और नीरज, बहुत सही। वो 2 जगह कौन सी है नीरज? उमेश और नीरज ही पढ़ने आए हैं क्या? यही दोनों पढ़ के आए हैं? बाकी जवाब नहीं देंगे, बाकी को एनडीए का धुरंधर नहीं बनना है। मैं कोई बहुत बड़ा सवाल तो पूछ नहीं रहा हूँ, जो पढ़ाया है वही पूछ रहा हूँ। वो 2 जगह कौन कौन सी थी जहां पर ग्लूकोज तोड़ा जाता था एनर्जी निकालने के लिए? एक जगह को तो पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ याद है? माइटोकॉन्ड्रिया में कितने? 36 एटीपी। और दूसरा कहाँ था? साइटोप्लाज्म। 2, बहुत सही। तो मैंने कहा ना, केवल उमेश का आंसर आ रहा है और नीरज का आंसर आ रहा है। ये एक पाइवेटल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। पाइवेटल का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है, जिसकी जरूरत सभी को होती है, क्योंकि एक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत बनता है। न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स होते क्या है? न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, हमारी बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करना इन्हीं न्यूट्रिएंट्स का उन्हीं न्यूट्रिशन, इस न्यूट्रिशन का काम होता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेरी करता है हर एक स्पीशी का। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? कुछ होते हैं स्वपोषी और कुछ होते हैं परपोषी। अब ये स्वपोषी और परपोषी क्या? जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो होते हैं स्वपोषी, और जो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं वो होते हैं परपोषी। जो ऑटोट्रॉफ होते हैं वो होते हैं स्वपोषी, और जो हेट्रोट्रॉफ होते हैं वो होते हैं परपोषी। ठीक है, अब ऑटोट्रॉफ कौन होते हैं? स्वपोषी किसको कहते हैं? ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स यानी कि हरे पौधे, जिनके पास प्लास्टिड होता है, यानी कि लवक होता है हिंदी में बोले। और इस प्लास्टिड यानी कि लवक में अगर हम बात करें तो कौन सा लवक? इस प्लास्टिड यानी कि लवक में, लवक 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना। प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, ऐसे फ्लोरो लिख रहा हूं। नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट, क्या लिख दे रहा हूं, क्लोरोप्लास्ट। नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट। नंबर 3 ल्यूकोप्लास्ट।
नीरज मैंने डाल दिए थे नोट्स। अगर तुम लोगों को कभी भी नोट्स ना मिला करें तो एक काम करो, तुम लोग ये मेरे टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाओ। यहाँ पर तुम कोई भी नोट्स कुछ भी ना मिले, जो भी दिक्कत आए सीधा मेरे से चर्चा कर सकते हो। मतलब जो बीच का एक बैरियर वाला काम है ना वो खत्म। ये टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, अपनी क्लास में सबको बता दो कि इस पे कनेक्ट हो जाए, ठीक है। सीधी वार्तालाप मेरे से कर सकते हो और उस पर क्विजेस भी चलती है, वहाँ क्विजेस अटेंड कर सकते हो, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? तुमको पूरा जीए जीएस सबका रिवीजन मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और बाकी मेरे से कोई भी डिस्कशन कर सकते हो। तो 3 तरीके के होते हैं, इसको कहते हैं हरित लवक हिंदी में, इसको कहते हैं वर्णी लवक, और इसको कहते हैं अवर्णी लवक। हरित लवक में एक हरा पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। वर्णी लवक में क्रोमोप्लास्ट, क्रोमा का मतलब होता है कलर, तो रंग वाले होते हैं इसमें, कलर वाले। अवर्णी में कोई पिगमेंट नहीं होता, इसका काम होता है स्टोर करना। ये स्टोर करता है स्टार्च को। ये पाया जाता है आपका रूट में, यानी कि जड़ों में पाया जाता है। तो अगर कोई तुमसे पूछता है जड़ों में पाया जाने वाला लवक बताओ, तो जड़ों में पाया जाने वाला लवक है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अब तो ग्रीन प्लांट में कौन सा होता है प्लास्टिक? क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ग्रीन प्लांट यानी कि हरे पौधे में क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर इसकी दीवारें होती हैं, दीवारें जिनको हम लोग कहते हैं थाइलाकोइड्स की बनी दीवारें। उनमें क्लोरोफिल नाम का एक हरा पिगमेंट होता है। ये क्लोरोफिल क्या करता है? ये धूप यानी कि सूरज से मिलने वाली जो धूप होती है उसको अब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, उसको अब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। इसी अवशोषित धूप से क्या प्रदान होती है? ऊर्जा। फिर वो इस ऊर्जा का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को तोड़ के जोड़ता है। अब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ के जोड़ने का मतलब मुख्यतः वो पानी को तोड़ता है और उसमें से हाइड्रोजन अलग करके इसके साथ जोड़ देता है। तो ये बन जाता है C6H12O6 और ऑक्सीजन निकल जाता है, और यही ऑक्सीजन का उत्सर्जन हो जाता है और ग्लूकोज बन जाता है। ये जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, और इसी के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं। दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर द ओन फूड। वो अपना भोजन खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस नाम की प्रक्रिया से। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो सभी ग्रीन प्लांट, जो सभी हरे पौधे होते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया से, यानी कि प्रकाश संश्लेषण से। लाइट यानी कि ऊर्जा, सूरज की किरणें, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। सॉरी। फिर एनिमल्स पर आते हैं, जंतुओं पर आते हैं। जंतु आपके हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते और पौधों पर निर्भर करते हैं भोजन के लिए, यानी कि ये पौधों को खाकर अपना भोजन बनाते हैं। जितने वर्टिब्रेट्स होते हैं, रीढ़ की हड्डी वाले, जैसे हम इंसान, और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कुछ कुछ इसलिए क्योंकि बैक्टीरिया भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन ये बैक्टीरिया अपना भोजन बना सकता है। ऐसे बैक्टीरिया जो अपना भोजन बना सकते हैं उनको कहते हैं सियानोबैक्टीरिया। इनके आसपास जो केमिकल प्रोसेस हो रही होती है उससे ऊर्जा लेते हैं और तब बनाते हैं, ठीक है। तो हम सब जो अपना भोजन नहीं बना पाते, हम लोग होलोजोइक होते हैं। होलोजोइक मतलब हेटेरोट्रॉफिक, दूसरों पर निर्भर करते हैं। तो ये न्यूट्रिशन की परिभाषा है। न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट एक ऐसा मटेरियल होता है जो लाइफ और एनर्जी प्रदान करता है डाइट के द्वारा। कई ऐसी डेफिनेशन है न्यूट्रिशन की जो यहाँ पर दी है, आप पढ़ सकते हो अलग।
कितनी तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं ये भी पढ़ा है, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जब वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, इसे होलोफिटिक न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। अब ऑटोट्रॉफिक में दो होते हैं, एक फोटो ऑटोट्रॉफिक और एक केमियो ऑटोट्रॉफिक। बताया फोटो मतलब जैसे पेड़ पौधे जो अपना भोजन लाइट की मदद से बनाते हैं, और बैक्टीरिया जो कीमो ऑटोट्रॉफ होता है जो केमिकल से मिलने वाली ऊर्जा से अपना भोजन बनाता है। अच्छा, कुछ ग्रीन प्लांट और कुछ प्रोटेस्टा भी अपना भोजन बना सकते हैं, जैसे यूग्लेना। यूग्लेना भी अपना भोजन खुद बना सकता है, इसीलिए इसको मिक्सोट्रॉफ कहा जाता है। समय पे कभी ऑटोट्रॉफ बन जाता है, समय पे कभी ये हेटरोट्रॉफ। कुछ बैक्टीरिया जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया वो भी क्लोरोफिल वाला ही करते हैं, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोबियम। फिर सियानो बैक्टीरिया आते हैं, वो अपना भोजन ऊर्जा से नहीं, केमिकल की ऊर्जा से बनाते हैं। ये दिख रहा है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को तोड़कर लाइट की एनर्जी से फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन, यही समझाए थे। वही प्रक्रिया यहाँ पर लिखी हुई है पूरी। इसमें ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट की तरह होता है, मतलब ऑक्सीजन एक कहते हैं नहीं बचा हुआ खुरचन टाइप होता है। अब ये कीमो ऑटोट्रॉफ है, ये आपको दिख रहे हैं सियानो बैक्टीरिया, ये कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं। ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन के दौरान कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके ये अपना भोजन बनाते हैं, इसीलिए इसको कीमोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहा जाता है, कीमोसिंथेसिस। इसके एग्जाम्पल होते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोबैक्टर, जो जड़ों में पाया जाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं, फोटोट्रॉफ्स और कीमोट्रॉफ्स दोनों ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं लेते, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसीलिए इनको ऑटोट्रॉफ या सेल्फ नरिशिंग कहा जाता है। फिर आते हैं हम लोग हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ की तो कहानी अजब है। ये ऑर्गेनिक फूड लेते हैं किससे, ऑटोट्रॉफ से। जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उनको खाकर उनको खाते हैं, पचाते हैं और अपनी ऊर्जा बनाते हैं। अगर इनमें ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो एक पूरा पूरा एक चार्ट होता है इनका, ठीक है, जिस चार्ट को हम लोग इकोलॉजी में पढ़ते हैं, लेकिन मैं तुमको यहाँ पर पहले बताता हूँ। देखो, सबसे पहले हमारे ग्रीन प्लांट होते हैं। इन ग्रीन प्लांट को कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स। ये ग्रीन प्लांट अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, इसीलिए इनको प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। फिर इनको हम लोग खाते हैं, हम लोगों को कंज्यूमर कहा जाता है। कंज्यूमर में तीन पायदान आते हैं। एक आता है प्राइमरी। प्राइमरी को हर्बीवोर भी कहा जाता है। प्राइमरी को क्या कहा जाता है, हर्बीवोर, घास फूस खाने वाला, जैसे गाय। फिर प्राइमरी के बाद दूसरा चरण आता है सेकेंडरी का, और तीसरा चरण टर्शरी का। सेकेंडरी क्या करता है, सेकेंडरी हर्बीवोर को खाता है, ये हर्बीवोर को खाता है। टर्शरी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को खाता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये हो गया तुम्हारा फॉक्स यानी कि भेड़िया। भेड़िया गाय खाएगा। लेकिन टर्शरी में आता है लायन। लायन क्या करेगा, लायन भेड़िए को भी खा जाएगा, और सॉरी, भेड़िया हो गया तुम्हारा वोल्फ, फॉक्स तो लोमड़ी हो गई, अभी हो गया वोल्फ। ये गाय भी खाएगा और
भेड़िए को भी खाएगा, दोनों को खाएगा लायन। तो हो गया टर्शरी। ये जो दोनों कैटेगरी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, सेकेंडरी और टर्शरी, ये दोनों कैटेगरी कार्निवोर्स में आती है। कार्निवोर्स, ये वाली हर्बीवोर, ये दोनों कार्निवोर। और तीसरी होती है ओमनीवोर, ये सर्वाहारी होते हैं, ये सब कुछ खा लेते हैं, सर्वाहारी, जैसे कि हम मानव। जब इतना खाना पीना हो जाता है, फिर जो बचता है वो सड़ता है, लेकिन उससे पहले जो मरा हुआ बचा होता है उसको खाने आते हैं, मरा हुई चीज को, स्कैवेंजर्स। जैसे कि वल्चर यानी कि गिद्ध। फिर इनसे जो बच जाता है वो डिकम्पोजर यानी कि सड़ाने वाले हमारे बैक्टीरिया, फंगी, वो खत्म करते हैं। तो इस तरीके की चलता है। तो हम लोग क्या है, हम लोग हेट्रोट्रॉफिक है, केवल पौधे ऑटोट्रॉफिक होते हैं, हम लोग हेट्रोट्रॉफिक है। अब देखो शेर मस्त दावत उड़ा रहा है, देखो हंसी देखिए आप शेर की मुस्कुराती हुई, एकदम मुस्कुराता हुआ है टेढ़ी मुस्कान के साथ। एकदम मुस्कुराता हुआ शेर बैठा है टेढ़ी मुस्कान के साथ। दिखाई दे रहा है सबको भाई? आइए दावत में नोश फरमाइए। हेट्रोट्रॉफिक आपके दो प्रकार के होते हैं, एक सैप्रोफिटिक्स, सैप्रोट्रोफ या सैप्रोफिटिक्स। ये डेड रिमेन्स को खाते हैं, जैसे मैं बता चुका हूँ, मृतपोशी। ये मृतपोशी से अपना पोषण ग्रहण करते हैं। हेलो कार्तिक, बहुत देर कर दिया बेटा। फिर पैरासाइट, पैरासाइट वो होते हैं जो किसी और जीव पर पूरी तरीके से निर्भर होते हैं, जैसे कि आज के जमाने में कोरोना वायरस। कोरोना वायरस क्या है? पैरासाइट ही तो है। आपके शरीर में दाखिल हो जाएगा, आपके शरीर को बेकार करके अपना पूरा जितना भी वो कहते नहीं न्यूट्रिएंट उसको लेना है, लेके पनपेगा और आपको मार देगा, खत्म कर देगा। इसी तरह से कुछ कुछ दोस्त होते हैं जो पैरासाइट होते हैं, जो आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, आप ही से फायदा उठाते हैं, खुद बन के चले जाते हैं और आप बिगड़ के रह जाते हैं। वो भी पैरासाइट से कम नहीं होते। इसी तरह कुछ और भी दोस्त होते हैं जो समोसे की दुकान तक अक्सर आपका पीछा करते हैं, जब तक आप उनको समोसा और चाय खिलाएं, पैसे कभी नहीं देते। तो ये सारे के सारे पैरासाइट की ही श्रेणी में आते हैं। अगर आप किसी को जानते हैं ऐसा तो उसका नाम लिख सकते हैं, लेकिन अपने अपने पास, यहाँ नहीं। कोई पब्लिक डोमेन में किसी को ऐसे बदनाम नहीं करेगा। क्लियर है? मतलब ही धोखेबाज। फिर आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल हम लोग कहीं से भी ले लेते हैं, बस हम लोग खुद नहीं बनाएंगे, कहीं से भी खाएंगे। जैसे कि मैन हो गया, कैट हो गई, डॉग, कैटल, डियर, टाइगर, लायन, बियर, जिराफ, फ्रॉग, फिश, अमीबा। फिर तीसरी प्रक्रिया पे आ जाएं तो तीसरी प्रक्रिया है ट्रांसपोर्टेशन। मूवमेंट ट्रांसपोर्टेशन तो हो ही गया है। अब आते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। खाया हुआ भोजन पचाना जरूरी होता है, पचाने के लिए हम क्या करते हैं, डाइजेशन की प्रक्रिया चलाते हैं। फिर जब डाइजेशन की प्रक्रिया के बाद पूरा भोजन पच जाता है और भोजन हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर पहुंच जाता है, तो हम लोग सांस के द्वारा ऑक्सीजन वहां पहुंचाते हैं और ऑक्सीजन उस पचे हुए भोजन को तोड़कर ऊर्जा बनाते हैं। उसी ऊर्जा से हमारी सृष्टि चल रही है, हम चल रहे हैं, हमारा परिवार चल रहा है, सब चल रहा है। मूवमेंट ट्रांसपोर्टेशन लगभग एक। फिर एक्सक्रीशन आता है। अब पचने के बाद भोजन जो एक्स्ट्रा बच जाता है वो सर्जित कर दिया जाता है, एक्सक्रीशन। जिस तरह सांस लेते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ दिया जाता है, वो भी एक्सक्रीशन। तो ये सारे एक्सक्रीशन है। फिर बॉडी पर पूरा कंट्रोल भी लाइफ प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आप इमोशनल और मेंटल दोनों तौर पे कंट्रोल करते हैं। ग्रोथ,
ग्रोथ आपकी सेल डिवीजन पर निर्भर करती है, और जब भी सेल डिवाइड करती है तो सेल डिवाइड करके ग्रो करती है। जैसे कि हम लोग माइटोसिस और मेयोसिस पढ़ते रहते हैं तो हमको सेल डिवीजन के बारे में पता चलता रहता है, और वही रिप्रोडक्शन होता है। अब ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में, हम लोग बॉडी के स्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेशन के तौर पर पढ़ते हैं। अब बॉडी में अगर मैं तुमसे पूछूं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, तो कहोगे सर ब्लड करता है। यस और नो? कौन करता है? ब्लड। हार्ट उसको पंप करता है। अब ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए कुछ सवाल पूछे, इसको रीड कर लो, फिर मैं कुछ सवाल पूछूंगा। इसके बाद सेल का बचा हुआ पोर्शन कवर करेंगे हम लोग। हो गया? चलो, एक हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के कणों को ले जा सकता है? एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के कणों को ले जा सकता है? एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन 4। और ये पोल गया तुम लोगों के पास। 4 आंसर आए। कार्तिक टॉपर, सेकंड उमेश, थर्ड योगेश। ऑक्सीजन का कैरी, एक्सक्रीटा भी यही कैरी करता है, ब्लड हमारा। और ब्लड का कौन सा पार्ट एक्सक्रीटा कैरी करता है? वो है प्लाज्मा। ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो एक्सक्रीटा भी कैरी करता है और फूड भी, और तो और एंटीबॉडी और आपका हार्मोन भी। एक्सक्रीटा, फूड, हार्मोन, एंटीबॉडी, ये सब आपका कौन कैरी करता है? प्लाज्मा। जो ब्लड में प्लाज्मा होता है वही कैरी करता है। प्लांट्स के पास एक पर्टिकुलर टिश्यू होती है ट्रांसपोर्टेशन की, जिसको वास्कुलर टिश्यू कहते हैं। इसमें जाइलम और फ्लोएम आता है। जाइलम वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड। ठीक है, क्लियर? फिर मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में ऐसी केमिकल रिएक्शन होते हैं
जो कंट्रोल करता है लिविंग स्टेट किसी भी सेल की। ये दो तरीके का होता है, कैटाबॉलिक एक एनाबॉलिक। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को बढ़ाकर एनर्जी रिलीज करवाता है, और एनाबॉलिक प्रोसेस में एनर्जी क्या होती है, कम होती है, स्टोर करवा जाता है, कराया जाता है उसको। ठीक है, अब मैं सेल चैप्टर लगाने जा रहा हूँ तुम लोगों के लिए। सेल का बचा हुआ पार्ट कंप्लीट करते हैं और टेस्ट लेते हैं। अरे एक्चुअली माय लेग्स वर पेनिंग अ लॉट, तो मैं अपने लेग्स को स्ट्रेच कर रहा था, तो मैंने वही बंद कर दिया था, बिकॉज माय लेग्स वर लिटरली हर्टिंग अ लॉट। फोल्ड किए 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 बैठे बैठे फॉर मेनी लेक्चर्स स्टार्ट्स हर्टिंग, तो फिर उसी को शॉर्टन करने के लिए हटा दिया था मैंने। चल, अच्छा अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, सेल का बचा हुआ क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया था हम लोगों का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्टार्ट करना है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो एक मैश की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहेंगे गलियारा है। एक गलियारा है जो कि सेल मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जोड़ रहा है। एक ऐसा गलियारा जो सेल मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जोड़ रहा है। अगर तुम लोग इसको देखना चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो एक सेल वाले डायग्राम में, ये सेल वाले डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर। और ये ईआर तुमको दो प्रकार के दिख रहा होगा, एक स्मूथ चिकना एकदम, और एक दिख रहा होगा रफ यानी कि खुरदुरा। रफ इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम चिपका हुआ है। इसके ऊपर राइबोसोम चिपका है तो रफ है, और इसके ऊपर राइबोसोम नहीं चिपका है तो ये स्मूथ है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना, अगर राइबोसोम चिपका है तो रफ है, और राइबोसोम नहीं चिपका है तो स्मूथ है। ठीक, हाँ, एस ई आर और आर ई आर। इसका काम होता है कि ये ट्रांसपोर्ट चैनल की तरह काम करता है, और कोई भी चीज जिसको एंटर करना होता है, केंद्र तक जाना होता है, उसको लेकर केंद्र तक हो जाता है, और केंद्र से कोई चीज अगर सेल के बाहर जानी होती है तो वहां से लेकर सेल के बाहर तक। तो एक पूरा पैसेज प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ एक पैकेजिंग मटेरियल होता है जिसमें आप चीजों को स्टोर कर सकते हो। तो ये हिंदी में है, हिंदी में पढ़ लो भाई, जिसको भी पढ़ना है हिंदी में एक बार हिंदी में पढ़ लो। स्क्रीनशॉट।
हो गया, चलो तो स्क्रीनशॉट ले लिया कार्तिक। फिर आता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी काय जिसको कहते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्जी ने, उन्हीं के नाम पे इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये बहुत सारे सैक की तरह एक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सैक का मतलब गट्ठर, एक बोरे की जैसे गट्ठर की तरह स्ट्रक्चर होता है। इसका काम होता है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, इसके अंदर चीजें स्टोर की जाती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। और चीजें का मतलब क्या स्टोर किया जाता है, एंजाइम। जो एंजाइम्स होते हैं वो इसी में स्टोर होते हैं, और आपको पता है इसी से हम लोग निकालते हैं लाइजोसोम। जो लाइजोसोम होता है वो कहीं और से नहीं, इसी से आता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट होता है, गोल्जी apparatus या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो लाइजोसोम जब हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, डिराइव करते हैं, वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ही उसको डिराइव करते हैं। और लाइजोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। अब डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन, रेनिन, वो सारे डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें होते हैं। बस फर्क इतना है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम का इस्तेमाल करके खाना नहीं पचाता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम का इस्तेमाल करके कोई भी रोगाणु जो आ रहा होता है ना, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ भी जो हार्मफुल आ रहा होता है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कोशिश करता है, उसको खाता है, खाने की कोशिश करता है। लेकिन उसको खाता कैसे है, पहले तो ये क्या करता है, फैगोसाइटोसिस करके उसको अपने में समाहित करता है, और खुद को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और सेल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, इसीलिए इसको सुसाइड बैग कहा जाता है। जैसे अमीबा करता है काम, अमीबा जैसे क्या करता है, लाइसोसोम या कुछ भी मतलब पहले उसको फैला के अपने अंदर समाहित करता है, और समाहित करके खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है, इसलिए सुसाइड बैग करता है। प्लास्टिड्स के बारे में बता चुका हूँ, 3 तरीके के होते हैं, सिमिलर होते हैं थोड़े बहुत दिखने में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। इनके पास भी खुद का अपना डीएनए और खुद का अपना राइबोसोम होता है। प्लास्टिक 3 तरीके के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, स्टोर करते हैं ग्लूकोज। क्रोमोप्लास्ट कलर प्रदान करते हैं, कैरोटिनॉइड्स होते हैं इनमें, रेड, ऑरेंज, येलो पिगमेंट, ये फ्रूट और फ्लावर को कलर देते हैं। ल्यूकोप्लास्ट में कोई कलर नहीं होता, ये कोई पिगमेंट नहीं कंटेन करते, इनका काम होता है स्टार्च को स्टोर करना, ये रूट्स में पाए जाते हैं, जड़ों में। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्लास्टिक का फंक्शन मैंने जो भी बताया वही है, इसको रीड करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ तक। फिर लास्ट आता है राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में एक बार रटवा चुका हूँ कि राइबोसोम जहां दिख जाए कसम खा लेना इस बात की कि यहाँ पर बात होती है प्रोटीन बनाने की, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम हमेशा एक ही बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने का। फिर वैक्यूल आता है। वैक्यूल फ्लूइड फिल्ड चेम्बर्स होते हैं जो प्लांट सेल में बड़े बड़े दिखाई देते हैं, इनका काम होता है चीज़ों को स्टोर करना, ठीक है। इनका पूरा पूरा स्पेस एक फ्लूइड से भरा होता है जिसमें स्टोरेज करते हैं। एनिमल्स में या तो ये नहीं होते, होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं। अब क्वेश्चंस पे आने वाले हम लोग। ये पोल रहा तुम लोगों के सामने, आंसर करो। सिर्फ 3 आंसर आए मेरे पास। क्या इतना टफ सवाल? बहुत ही हलवा क्वेश्चन था, इसे भी एक रिवीजन का क्वेश्चन है।
वेरी नाइस कार्तिक, फिर से टॉपर, उमेश सेकंड और योगेश थर्ड। एवोल्यूशन की थ्योरी किसने दी है? ये प्यार से मेरे ही साथ है कार्तिक की औरों के साथ भी होता है? जवाब ववाब आते हैं बाकी क्लासेस में कि कुछ ही बच्चे देते हैं जवाब? मैं तो शायद अभी आपकी क्लास के साथ बस बायोलॉजी के लिए कनेक्ट हुआ हूँ। ये सेल डिवीजन अभी पढ़ाया नहीं है। ब्लड का आरबीसी पढ़ाया नहीं है। आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल इज कंस्टिट्यूटेड बाय, ये आखिरी क्वेश्चन होगा आपका। हिस्ट्री की क्लास में भी ऐसा ही होता है, 6-7 ही आंसर होते हैं। प्लांट की जो सबसे बाहरी परत होती है वो सेल वॉल होती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है? राहुल, उमेश, सेल्यूलोज पढ़ा चुका हूँ। तो ये रहा लीडर बोर्ड आपका, और लीडर बोर्ड में